हमारे साथ खास बातचीत में मुकेश गौड़ तमाम जो है जिम्मेवार पदों पर रहे हैं बीजेपी में। अभी हाल ही में युवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। बिल्कुल जो निचले पायदान से, बिल्कुल जो है गांव के स्तर से बीजेपी को सींचना शुरू किया और आज प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो एक मुकाम भी जो है बड़ा अच्छा इन्होंने हासिल किया है पार्टी के अंदर, एक जो अपना भरोसा बनाया इतने सालों के अंदर। लेकिन उस भरोसे के बदले पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा इनको नहीं मिला। काम किया, कोई नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाए, अफसोस तो है, परंतु ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं थी। तोसाम से बड़ी तैयारी की आपने जोरों शोरों पर, ग्राउंड आपने तैयार किया, फायदा किसी और को मिल गया, जो मौका था वो कोई और उठा ले गया। क्या हुआ अचानक से? संगठन को लगा होगा कि मेरी बजाय कोई और यहाँ से चुनाव लड़े, वो बेहतर परिणाम दे सकता है, तो पार्टी ने वहाँ से ड्यूटी किसी और को टिकट दी, शशि परमार जी को वहाँ से चुनाव लड़वाया। कि वहाँ पर जो आपकी बीजेपी पार्टी ने देखा कि यहाँ पर जो है जातीय समीकरण किसी और के बन रहे, तो उस हिसाब से कैंडिडेट। मुझे तो लगता है कि मैं अगर चुनाव लड़ता तो हो सकता है जीत जाता। अगर 1% हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, मुकेश गौड़ जी को 2019 की तरह अब की बार भी जो है पार्टी कहती है आप तैयारी करें, लेकिन ऐन मौके पर कोई और टिकट ले जाता है, आपका बनाया हुआ ग्राउंड का फायदा फिर से कोई और उठाता है, तो क्या रहेगा? तो वही रहेगा जो 2019 में रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब की बार बिल्कुल मन भर जाए मुकेश गौड़ का और वो बगावत कर सके? अभी पीछे कुछ दिन पहले हुड्डा जी की रैली देखी गई, बड़ा जनसैलाब उमड़ा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त माहौल चल रहा है, हुड्डा जी ने सारे समीकरण बदल दिए। तो उस बीच और अपनी स्थिति को कैसे देख? कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब कहीं भी रैली कर लो, उनके साथ 500-700 गाड़ियों का टोल चलता है। वही आदमी जो है झज्जर के, रोहतक के, सोनीपत के आसपास के लोग जो उनके साथ चलते हैं, आप जूम करके फोटो देख लेना, वही लोग आसपास के मिलते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो 4-5 कांग्रेस बनी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो पार्टी के अंदर स्वीकार्यता नहीं। सबसे ज्यादा धरने, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आपकी सरकार में देखा गया। पहले कभी इतना जो विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। आपके खिलाफ ऐसा क्यों चल? आपके जो मुख्यमंत्री हैं पिछले 4-5 महीने से लगातार जनसंवाद कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, लेकिन जहां पहुंचते हैं वहीं बवाल हो जाता है। क्या बात है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है भिवानी में, और हमारे साथ बीजेपी के जो बड़े पुराने और वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, क्योंकि कहते हैं पूरा जीवन हमने खपा दिया। चारों तरफ जो है भिवानी के अंदर इनके बोर्ड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। 25 साल लगातार, न दल बदला न विचार, ऐसे जो स्लोगन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यानी कि जब से वोट भी नहीं बना था, मत भी नहीं बना, तो उससे पहले से जो है बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात विशेष ये भी है कि आज तक पार्टी द्वारा इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। हमारे साथ खास बातचीत में मुकेश गौड़ तमाम जो है जिम्मेवार पदों पर रहे हैं बीजेपी में। अभी हाल ही में युवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में हम भी इनके साथ लगे हुए थे, हमने भी देखा पूरी जो है सरगर्मियां तेज थी कि तोसाम से मुकेश गौड़ की टिकट निश्चित है। लेकिन ऐन मौके पर क्या होता है, क्या समीकरण बनते हैं, वो भी इनसे बातचीत करेंगे। अब सुनने में आ रहा है, सारी जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हैं कि मुकेश गौड़ तोसाम की बजाय भिवानी से तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूं कहें विधानसभा का लड़ेंगे, लोकसभा का लड़ेंगे। कंफ्यूजन में है लोग भी। सारी बातचीत आज क्लियर करेंगे। मुकेश गौड़ जी हमारे साथ खास बातचीत में। मुकेश गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिछले इलेक्शन में देखा गया तोसाम में बड़े जोरों शोरों पर जो पूरी टीम जुटी हुई थी, आपकी तमाम जो कार्यकर्ता थे, आपके साथी, भाई बंधु, सभी लोग बड़े जोरों शोरों से लगे हुए थे। लेकिन अब भिवानी के नाम सुनने में आ रहा है, भिवानी में जो है टिकटार्थियों के लाइन में आपका नाम दिखाई दे रहा है कि मुकेश गौड़ अब की बार भिवानी से पूरी तरीके से तैयार है, अपने दल बल के साथ, अपनी टीम के साथ। हाँ, निश्चित तौर पे मैं भिवानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्षों से मैंने काम किया है, तो अब इच्छा है कि भिवानी से पार्टी मुझे मौका दे। रही तोसाम की बात, तो तोसाम में मैंने बड़ी शिद्दत के साथ काम किया था और कहीं ना कहीं संगठन के आदेशानुसार ही मैंने वहाँ काम किया था। अन्यथा मैं लगातार 30 वर्ष से भिवानी के अंदर ही यहाँ पर रहते हैं और पहले यहाँ पर काम भी किया। मैं पार्टी में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, जिला का महामंत्री रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, प्रदेश महामंत्री रहा। तो काम की जो गतिविधियां थी वो ज़्यादातर शहर के अंदर ही थी।
परंतु पिछली बार लग रहा था कि आदेशानुसार वहाँ पर गए थे, काम किया, कोई नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाए। अफसोस तो है, परंतु ये कोई अंतिम लड़ाई नहीं थी। जी, लड़ाई तो अभी जारी है, क्योंकि बिल्कुल जो निचले पायदान से, बिल्कुल जो है गांव के स्तर से बीजेपी को सींचना शुरू किया और आज प्रदेश स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो एक मुकाम भी जो है बड़ा अच्छा इन्होंने हासिल किया है, पार्टी के अंदर एक जो अपना भरोसा बनाया इतने सालों के अंदर। लेकिन उस भरोसे के बदले पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा इनको नहीं मिला, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तोसाम से बड़ी तैयारी की आपने जोरों शोरों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सह तो आपको थी ही कि हाँ भाई अब की बार आप निश्चित तौर पर प्रत्याशी होंगे, आप तैयारी करें, जोरों शोरों से जुट जाएं। लेकिन ग्राउंड आपने तैयार किया, फायदा किसी और को मिल गया, जो मौका था वो कोई और उठा ले गया। क्या हुआ अचानक से? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि आपने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया। मुझे पार्टी ने इतना दिया कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही नहीं। मैंने संगठन के लिए काम किया, तो संगठन ने मुझे, मैंने अभी आपको बताया कि मैं पार्टी का जो सबसे मजबूत विंग है, इकाई है, वो युवा मोर्चा है, जहाँ से पार्टी के अंदर लीडरशिप का उत्पादन होता है एक किस्म से। बाकी पार्टियों में जहाँ लीडरशिप जो घरों से निकल के आती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप जो है ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा और पुराने जो कार्यकर्ता बाल्यकाल की अवस्था से जो लग जाते हैं, उन्हीं में से निकल करके आगे नेता बनते हैं। तो मुझे पार्टी ने बहुत अच्छे मौके दिए, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया, महामंत्री भी बनाया प्रदेश का, और अभी पीछे तक मेरे पास युवा आयोग की प्रदेश की जिम्मेवारी पार्टी ने दे रखी थी सरकार में। तो ऐसा नहीं, ठीक है कि चुनाव नहीं लड़ पाया, अन्यथा पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा मुझे मिला है, मैं संतुष्ट हूँ। आपने बताया नहीं, ग्राउंड आपने तैयार किया तोसाम के अंदर, लेकिन एन मौके पर टिकट किसी को मिलती है, आपका जो बेस तैयार किया हुआ था उसका फायदा कोई और उठाता है। क्या हुआ था अचानक एकदम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संगठन को लगा होगा कि मेरी बजाय कोई और यहाँ से चुनाव लड़े, वो बेहतर परिणाम दे सकते हैं, तो पार्टी ने वहाँ से ड्यूटी किसी और को टिकट दी, शशि परमार जी को वहाँ से चुनाव लड़वाया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो आपकी बीजेपी पार्टी ने, आपके दल ने, आपका जो हाईकमान है, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है जातीय समीकरण किसी और के बन रहे हैं, तो उस हिसाब से कैंडिडेट को नहीं, तो पार्टी ने क्या सोचा होगा पता नहीं, परंतु पार्टी ने शशि परमार जी को टिकट दिया और बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो अब तक तो बंसीलाल जी के परिवार के खिलाफ आज तक किसी ने इतने वोट लिए नहीं जितने वहाँ पर शशि परमार जी ने वोट लिए। तो पार्टी का निर्णय, मुझे तो लगता है कि मैं अगर चुनाव लड़ता तो हो सकता है जीत जाता, परंतु परमार साहब ने भी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और पार्टी ने जो डिसीजन लिया उस समय के हिसाब से बहुत बेहतर डिसीजन था। जी, तो आप क्लियर कर दीजिए गौड़ साहब, लोकसभा की तैयारी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि गौड़ साहब लोकसभा के लिए भी तैयार हैं, सुनने में आता है कि गौड़ साहब तोसाम से भी तैयार हैं, सुनने में आता है कि गौड़ साहब भिवानी से भी तैयार हैं, लेकिन गौड़ साहब वास्तव में कहाँ मन है आपका? नहीं, देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कल 41 लोगों की वहाँ पर टिकटों की घोषणा हुई राजस्थान में, तो कुछ ऐसे अकल्पनीय नाम आए जिन्होंने मतलब कहीं लगता नहीं था कि इनको टिकट मिलेगी, परंतु पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं के काम को देखा और 41 जो टिकटें घोषित की उसमें से 29 नए चेहरों को मौका मिला है। यानी कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने वहाँ पर टिकट दी है, 29 नए लोगों को, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनकी बजाय। तो रही मेरी बात, तो मैं भी चुनाव के लिए, वैसे तो मेरी भिवानी की इच्छा है, बाकी पार्टी अगर चाहे तो मुझे कहीं से भी लड़वाए, नहीं कहे तो मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मेरी इच्छा भिवानी से है। रही लोकसभा की बात, तो अभी 7 सांसद 41 की लिस्ट में राजस्थान में 7 सांसदों को दिया है, तो हो सकता है मेरे कोई पार्टी मौका दे दे, तो मुझे कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं। बड़ा पार्टी का बहुत अच्छा बेहतरीन संगठन है, नीचे तक हमने पन्ना प्रमुख तक के गठन को किया है, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक बड़े हुए, जिसको भी टिकट मिलेगी तो वो निश्चित तौर के ऊपर मजबूत चुनाव लड़ेगा। ये तो जितनी भी सीटें हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त लहर है मोदी जी के नाम से। तो अगर पार्टी जो भी कहेगी, लोकसभा, विधानसभा या जिला परिषद, जो भी जब आदेश आएगा उसके लिए मैं तैयार। विश्वास के साथ कह रहे हैं गौड़ साहब, कहीं ना कहीं से कुछ इशारा है हाईकमान की तरफ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ इशारा जरूर लग रहा है कि 24 में गौड़ साहब कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव? नहीं, इशारा वगैरह कुछ नहीं होता, परंतु अब मैं नवंबर में 26 साल पार्टी के लिए काम करते हो जाएंगे। तो पार्टी केवल और केवल काम नहीं लेती, पार्टी समय आने के ऊपर चुनाव भी लड़वाती है। तो अब मुझे लगता है कि भिवानी विधानसभा में हिसाब किताब ठीक है, वर्षों से काम किया है, अब की बार मुझे मौका मिल जाना चाहिए भिवानी विधानसभा से। मिल जाना चाहिए, लेकिन आपसे पहले जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, जो विधायक रहे हैं लगातार 3-3 बार, उनके टिकट जो है उनको साइड करके, उनको किनारे करके पार्टी आप पर मोहर लगाए,
शायद ये कुछ बात जो है ना जनता के हजम होने वाली ना हमारे हजम होने वाली, किस प्रकार? नहीं, ये तो हजम तो लिस्ट आती तब तक जो है ना बहुत से लोग टिकटार्थी होते हैं। ये हजम होने की चीज़ें तो जब लिस्ट आ जाती है उसके बाद डिक्लेरेशन होती है तब अपने आप चीज़ें हजम हो जाती हैं। अरे 3 बार की 4 बार की घनश्याम जी ने 3 बार नहीं 4 बार चुनाव लड़ा है। एक बार विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे वोट लिए थे, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। परंतु पार्टी कोई तय नहीं कि कौन चुनाव अगला लड़ेगा। मेरा काम है, मेरा अपना काम करूँगा, काम के आधार पर पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, निश्चित तौर पर मुझे लड़वाएगी। अगर 1% हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, मुकेश गौड़ जी को 2019 की तरह अब की बार भी जो है पार्टी कहती है आप तैयारी करें, लेकिन ऐन मौके पर कोई और टिकट ले जाता है, आपका बनाया हुआ ग्राउंड का फायदा फिर से कोई और उठाता है, तो क्या रहेगा? तो वही रहेगा जो 2019 में रहा। जो चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करेंगे मजबूती के साथ में, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरी बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती तो मैं 97 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू नहीं करता। बीजेपी का जो मूल वर्कर है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते थे, तब हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। 97 में यहाँ पर हरियाणा विकास पार्टी, कांग्रेस और इनेलो, हरियाणा विकास पार्टी तो हमारे प्रदेश भाई अपने ज़िले से ही पार्टी, क्योंकि चौरी बंशीलाल जी ने बनाई थी। बीच में और भी पार्टियां आई, हरियाणा जनित कांग्रेस का भी खूब कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में खूब हो हल्ला हुआ। परंतु अपने को कोई भी पार्टी का जो मूल वर्कर है उस वर्कर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वाकांक्षाएं हैं, निश्चित तौर पर मेरी बहुत ज़बरदस्त महत्वाकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूं और पार्टी मुझे अब की बार चुनाव लड़वाए। परंतु नहीं लड़वाती है तो भी कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन आदमी का मन उदास रहता है, मेरा भी रहेगा, मैं भी इसी प्रकृति में पैदा हुआ, तो मानव का स्वभाव है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अक्सर देखा जाता है कि टिकट का जो है ऐलान होता है, टिकट के नाम घोषित किए जाते हैं, उस समय जो है फूट देखने को मिलती है आपस में, पार्टी जो है दल बदल लिए जाते हैं, पार्टी छोड़ दी जाती है, बगावत कर दी जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब की बार बिल्कुल मन भर जाए मुकेश गौड़ का और वो बगावत कर सके? नहीं प्रिंस, ये ऐसा नहीं है। मैंने तो बता दिया ना, चुनाव लड़ना कोई अंतिम महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए तो वहीं लगे रहेंगे। पार्टी लड़वाएगी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़वाए ना लड़े। आपकी बड़ी जो है जबरदस्त इच्छा है इस चीज की कि भाई हम भी विधायक का चुनाव लड़ें, बनना क्यों चाहते हैं? क्या मन में टीस है, क्या इरादा, क्या उद्देश्य है, क्यों बनना चाहते हैं? इतने साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी तोशाम से कोशिश करते हैं, कभी भिवानी से कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर पार्टी कमान सौंपती है लोकसभा की तो हम वहां भी तैयार हैं, वहां भी अपना पूरा संघर्ष करेंगे। क्यों बनना चाहते हैं? मैं भिवानी विधानसभा की बताऊं, अब तक करीब करीब बहुत से लोगों ने यहाँ पर एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, परंतु विजनलेस पॉलिटिक्स रही है। राम भजन अग्रवाल जी बने तो बंशीलाल जी की कोठी, चौरी बंशीलाल जी की कोठी के नुमाइंदे थे, उनका राजनीतिक कोई विजन था ही नहीं। उसके बाद जो विधायक बने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो कोई विजन लेस पॉलिटिक्स हुई है। मेरा विजन है कि मैं क्षेत्र को लेकर के काम करूं, और क्योंकि मेरा निर्माण जो है ना राष्ट्र निर्माण को लेकर के हुआ है राजनीतिक तौर पे, तो हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। भिवानी में बहुत सी संभावना है काम करने की, अब भी बहुत काम हुआ है, परंतु अभी भी बहुत संभावना है किस प्रकार काम को डेवलप किया जाए, किस प्रकार शहर को और आगे बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर के विजन है दिमाग में, काम करने की इच्छा है। बहुत संभावना है, कहते काम हुआ है तो पार्टी क्यों बदलना चाहेगी? पार्टी खुश है, जनता खुश है, काम हो रहे हैं, जनता खुश है, आप बता दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं बगावत है? ना ना ना, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी जनता के लिए काम हुए। बताओ, यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई, मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गए, भिवानी के चारों तरफ 4 लाइन के हाईवे बन गए, और पहले एक पुल होता था उसकी भी तसल्ली नहीं थी, अब भी जो है ना कितना पुराना पुल है वो, उसका बगल से हमने बनाना शुरू कर दिया। 8 पुलों का हमने निर्माण किया है, चारों तरफ हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर किया है। राजनीति संभावनाओं पर चलती है मुकेश गौड़ जी, आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते कि कल क्या होने वाला है देश की राजनीति में। राजनीति हमेशा संभावना पर चलती है, कोई एक ऐसी संभावना बता दीजिए कि हाँ, जो हालिया विधायक हैं, जो 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, शहर से बन चुके हैं, कहते हैं काम हुए हैं लेकिन संभावनाएं हैं काम की, अभी बहुत संभावना है, ये होना चाहिए डेवलपमेंट, तो क्या एक संभावना बता दीजिए कि उनका जो है नाम हट सकता है और आपको जो है मौका मिल सकता है? क्योंकि आप कहते हैं काम हुए तो जनता साफ तौर पर जाहिर बस ये बात से सरकार से खुश है, सरकार देख रही है कि विधायक जी काम करवा रहे, जनता खुश है, तो सबकी नज़र में मामला तो बिल्कुल सेट चल रहा है। तो आप एक संभावना ऐसी बता दीजिए ना कि क्यों नहीं मिलनी? नहीं, बहुत सी चीज़ें जो है ना
कैमरे के आगे नहीं बताई जाती, परंतु मेरी संभावना सबसे मजबूत ये है कि मैं पार्टी में लगातार 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो प्लेटफॉर्म है, पार्टी का जो सबसे मजबूत विंग है, जहाँ से नेता निकल करके आते हैं, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा है। मैं 26 सालों से काम कर रहा हूँ। पार्टी अब मौका नहीं देगी तो कब देगी? पार्टी को भी अब मैं युवा नहीं रहा, अब 50 साल की उम्र होगी, 26 साल की सीनियरिटी हो गई, तो अब मैं सीनियर, पार्टी मोहर लगा दे तो और भी सीनियर हो जाएंगे। मुकेश कोट जी हमारे साथ खास बातचीत में है, क्योंकि संभावनाएं तो सो इन्होंने बता दी, लेकिन चर्चाएं बड़ी तेज थी और लोग असमंजस में थे, कसम में थे कि मुकेश गोड जाने का हवाले हैं। पिछली बार जो है जिम्मेवारी सौंप दी गई तोसाम की, और कहीं ना कहीं मन इनका हमेशा अटका रहता है भिवानी में, भिवानी के लोगों में, भिवानी की जनता में, क्योंकि कहते हैं आज तक भिवानी में ही इन्होंने अपना जो है पूरा राजनीतिक सफर किया है, राजनीतिक संघर्ष किया है। नहीं, जैसे तोसाम की जो बात है, तोसाम मैंने पिछले चुनाव से पहले बहुत काम किया हुआ। जनता ने इतना प्रेम दिया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना प्रेम मुझे, इतनी बड़ी वहाँ पर राजनीतिक जो है वर्षों से बहुत मजबूत, वहाँ पर ताकतवर लोग, उनके बीच में इतना प्रेम दिया। राजनीतिक तौर पे शक्ति प्रदर्शन के दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप चुनाव लड़ो तो आप कितने मत आपके पक्ष में पड़े, एक आप अगर कोई जनसभा वगैरह करो तो कितना जनता का समर्थन आपको मिला। तो मैंने जितने भी कार्यक्रम किए, जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया और बहुत ज़बरदस्त मुझे समर्थन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मैं ये कहूँ, क्योंकि परमार साहब को तो लास्ट टाइम पे टिकट दी थी, हमने जो 4 साल वहाँ पर 5 साल काम किया, एक एक कार्यकर्ता ने वहाँ पर जो मजबूती से काम किया, मंडल के कार्यकर्ता ने, बूथ के कार्यकर्ता ने, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता ने, मैं नहीं कहता कि मैंने अकेले ने काम किया। हाँ, मैं उनके बीच रहा, सुख दुख का साथी रहा, कोई प्रशासनिक काम थे उनमें मैंने मदद की। तो जो हमने मेहनत की थी, और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी मेहनत, इतनी हमारी मेहनत थी कि शशि परमार जी को टिकट मिली और लास्ट टाइम पर मिली, फिर भी उनको 55,000 से ऊपर वोट मिले। न कि कोई बहुत बड़ा नाम परमार साहब, क्योंकि एक बार विधायक रहे हुए, बहुत पुराने समय में रहे, फिर भी पार्टी के वर्कर ने बहुत मजबूती से मदद की और चुनाव लड़ा। ये सबसे बड़ा कारण रहा। तो गौड़ साहब हमारे साथ खास बातचीत में, गौड़ साहब आपने कहा कि ऐन मौके पर परमार साहब को उतार दिया गया। संभावनाएं तो राजनीति में चलती रहती हैं, कोई भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि ना आपको मौका मिले, ना जो विधायक जी फिलहाल हैं भिवानी से घनश्याम सराफ, उनको मौका मिले, कोई तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? मान लो पार्टी सारे लोग हैं बीजेपी में, सारे, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे देखोगे, राजनीतिक क्षेत्र में टिकटार्थी को लेकर या लोगों के बीच में सुख दुख के साथी के तौर पे देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नज़रें घुमाओगे तो। परंतु अगर पार्टी फिर भी किसी तीसरे, चौथे या 5वें को भी दे देगी तो हमको ये तो है नहीं कि हम सहयोग करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे। हमारा काम ही है कि पार्टी जीते बस। अभी पीछे कुछ दिन पहले हुड्डा जी की रैली देखी गई, बड़ा जनसैलाब उमड़ा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त माहौल चल रहा है। हुड्डा जी ने सारे समीकरण बदल दिए सभी विधानसभाओं के। तो उस बीच और अपनी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब कहीं चुनाव, कहीं भी रैली कर लो, उनके साथ 500-700 गाड़ियों का टोल चलते हैं। वही आदमी जो है झज्जर के, रोहतक के, सोनीपत के आसपास के लोग जो उनके साथ चलते हैं, उस करनाल में करते हैं तो भी वही लोग होते हैं। आप जूम करके फोटो देख लेना, वही लोग आसपास के मिलते हैं। यहाँ पर 5-4 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके आप ये नहीं कह सकते कि उनके पीछे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर तो 4-5 कांग्रेस बन गई, एक नई तिकड़ी बन गई एसआर के कोई एक क्रिटिक्स हुआ करता था, फिल्मों के बारे में लिखता था, कौन सी अच्छी रही, क्या उसका कलेक्शन रहा, उसी तिकड़ी को उसी प्रकार यहाँ पर भी एसआर के कांग्रेस बन गई। भूपेंद्र हुड्डा की अलग कांग्रेस है। यहाँ पर दीपक बाबरिया जो इनका प्रभारी हुआ आता है तो सरेआम इनकी जो है ना थप्पड़ मुक्के होते हैं, लाठियाँ बजती हैं। कांग्रेस नाम की कोई चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक रैली करने मात्र से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो पार्टी के अंदर ही स्वीकार्यता नहीं है, वो 5-4 हल्कों के अंदर उनका जनाधार है, वहीं से लोग जहाँ भी रैली होती है वहाँ उठ करके चले जाते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में फूट देखी जाती है, अलग अलग जो है धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, ऐसा माहौल तो हालांकि हर दल में देखा जाता है। बीजेपी भी इससे कहीं ना कहीं दूर नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फर्क इतना है, कांग्रेस की सामने आ जाती है, बीजेपी की ये चीज़ें सामने उभर कर। बीजेपी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना अंदर कोई ऐसी बात होती जो शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया। यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यहाँ पर आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमने पन्ना प्रमुख तक गठित कर दिए। कांग्रेस पार्टी अब तक जिला भी गठित नहीं कर पाई, तो गुटबाजी को और इस चीज़ों का सबका पता लग जाता है अपने आप। हम पन्ना प्रमुख, आपने पन्ना प्रमुख का जिक्र, कितना प्रभाव रहेगा आने वाले इलेक्शन में?
सारा चुनाव ही पन्ना प्रमुख और बूथ समिति पे लड़ने जाना है। तो कहता है कि ये पन्ना प्रमुख सिर्फ पन्नों तक सिमट के रह जाएंगे। हाँ, तो पन्नों पे ही तो सिमटते हैं, वो पन्नों के ऊपर नाम होते हैं और वोटर कौन कौन है इसके नाम होते हैं। उन्हीं में से एक पार्टी का कार्यकर्ता जो उस पन्ना का प्रमुख है वो घरों से लेकर के आएगा उनको, पार्टी की उनमें से जो लोगों को विचारधारा से अवगत करवाया गया है। पहले से लोग, हमने जो काम किया है 12,500 करोड़ के आसपास तो हमने प्रदेश के अंदर मुआवजा बांट दिया। और डेवलपमेंट के मामले में आज प्रदेश, हरियाणा प्रदेश जो है देश के सबसे आगे जाने वाले राज्यों में से एक है। 1.25 लाख के आसपास हमने जो है कौशल विकास के थ्रू जो है नौकरियां लगाई। 1 लाख के आसपास हमने डी ग्रुप और ये तमाम नौकरियां लगाई। अभी 30,000 के आसपास नौकरी जो हमने अभी निकाली हैं, जो 2-4-6 महीने में उनका काम कंप्लीट हो जाएगा और नौकरियां लग जाएंगी। युवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं आप भी पूर्व में, अभी कुछ समय पहले थे आप उसी कुर्सी पर। कितना जो हम मौका मिला युवाओं को, कितना मौका आपने दिया, क्या नई स्कीमें चलाई और धरातल पर कितने इफेक्टिव रही हैं वो चीजें? क्योंकि पीछे रिपोर्ट आई थी, हर साल रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार की तरफ से आती है। आज भी हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आप कहते हैं हमने लाखों मैं बताऊंगा उसमें क्या है। किसी भी देश में आप चले जाओ, प्रत्येक व्यक्ति को आप गवर्नमेंट जॉब दे ही नहीं सकते। हमने इतनी नौकरियां बता दी, पीछे की 20 नहीं 30 साल का आप इतिहास निकाल दो। जो हमने आपके गांव में आप जाकर के पूछ लेना, मुन्ना भाई साहब को फ़ोन कर लेना कि 10 साल कांग्रेस का राज रहा और चौटाला साहब का भी राज रहा और 9 साल में कितनी नौकरियां मिली। हमने नौकरियां लोगों को खूब दी हैं। उसके अलावा हमने हर ब्लॉक स्तर के ऊपर मेले लगवाए, नौजवानों को प्रशिक्षित करने का काम किया। हमने सबसे अच्छा जो काम किया, गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। अन्य डिपार्टमेंट भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काम करते रहते हैं। ब्लॉक स्तर पे हमने मेले लगाए हैं, लोगों को लोन दिए हैं, मेक इन इंडिया को हमने आगे बढ़ाया। तो बहुत से काम किए। अब विपक्ष का तो काम है बोलना, बेचारे क्या करेंगे, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जितना जो है आंदोलन, जितने धरने, जितनी बगावत, जितनी खिलाफत आपके कार्यकाल में देखी गई है, चाहे वो युवाओं की बात हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात हो, आशा वर्कर्स की बात हो, चाहे पीटीआई की जो बात हो, चाहे कलरकों की बात हो, सबसे ज्यादा धरने, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन आपकी सरकार में देखा गया। पहले कभी इतना जो विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कभी जो है लोगों ने इतने धरना प्रदर्शन नहीं दिए, कभी लोगों ने सरकार से इतनी डिमांडें नहीं की। आपके खिलाफ ऐसा क्यों चल रहा है? पूरे प्रदेश में चाहे किसान आंदोलन है, किसी प्रकार का भी आंदोलन हो, वो टोटल 400-500 लोग होते हैं। वही जाकर के वो किसी भी जगह पर जाके बैठना हो, 500-400 आंदोलनजीवी लोग हैं, वो जाकर के बैठ जाते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं, आप सिर्फ आंदोलन जी की भी कह के उन्हें नहीं टाल सकते। देखो, मांगे अगर व्यक्ति कर रहा है तो जायज चीज तो होगी। जो चीज़ें मानने वाली थी, जैसे आपने पीटीआई का जिक्र किया, पीछे ड्राइंग मास्टर का जिक्र किया, जो मेरे सामने भी आती रहती हैं चीज़ें। मैं क्योंकि यूथ का आयोग का चेयरमैन रहा हूँ और सरकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग आते हैं। तो 2002 तक की, 4 तक की और 12 तक की वैकेंसियाँ, जो नौकरियाँ थी जिनमें धांधली थी या विवाद थे, जिनको सुलझा नहीं पाई थी सरकारें, उनको हमने सुलझाया है और उनको ज्वाइन भी हमने करवाया है। ऐसे ऐसे विषय थे। अमूमन क्या होता है कि पिछली सरकार की नौकरियां अगर कोई लगाई हुई तो दूसरी सरकार लगाती नहीं है, क्योंकि वो सोचेगी, वो कहेगा कि मैंने आपको 12,000 लोगों को नौकरी दी। परंतु हमने ऐसे जो मामले थे उनको भी सुलझा करके और ज्वाइनिंग करवाई है। बहुत से ऐसे विषय हैं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं, युवा भी ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरियां खत्म करने में बीजेपी का हाथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो है नौकरियों के दाम कम करने का बात करें, जो नौकरियों में पहले वेतन मिलता था उसको कम करने का काम बीजेपी ने किया। बिल्कुल, आपने दाम वाली जो बात की वो ख़त्म कर दी है। हुड्डा साहब जो हैं, उनके राज में भी, जो इन राज्यों के अंदर जो पहले रेवड़ी, वो क्या बोलते हैं, उसकी बोली लगाया करती, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी की लगती है, पीटीआई के रेट हैं, भाई हरियाणा पुलिस के ये रेट हैं, जेवीटी मास्टर के रेट हैं, एचसीएस के ये हैं, उन सब को हमने ख़त्म कर दिया। बदली का जो मामला था, सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर बाद में जाता था, पहले राजनीतिक आदमी के पास पहले जाता था ताकि वो उनको खुश रख सके, कहीं मेरी बदली ना हो जाए, मेरी बदली हो तो वापस मुझे इस स्थान पर ला कर के, उनको भी हमने पोर्टल के माध्यम से सुगम किया है। ऐसी 17-18 योजनाएं हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में यहाँ हमने शुरू की और जिनको पूरे देश भर के अंदर अलग अलग प्रदेश जो उसको फॉलो करते हैं। जहाँ तक पोर्टलों की आपने बात की, विपक्ष भी अक्सर कहता है, विधानसभा में ये बात उठती है कि आपके पोर्टल सिर्फ ऑनलाइन होके ही रह गए हैं, पोर्टलों का धरातल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो स्कीमें पोर्टलों के माध्यम से आप चलाते हैं वो धरातल पर बिल्कुल लागू नहीं होती हैं, वो सिर्फ पोर्टलों तक ही ऑनलाइन ही सिमट कर रह गई हैं। आम जन को 1% नहीं, 0% फायदा नहीं। नहीं, विपक्ष का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया कि 12,800 करोड़ रुपए हमने जो है ना किसानों को मुआवजा दिया, तो उनके अकाउंट में जा चुका है, वो पोर्टल के माध्यम से ही गया था। रही ये जो आप पोर्टल की बता रहे हो, अब तक पीले और जो गुलाबी जो कार्ड बनते थे नहीं, किसी सामान्य आदमी के नहीं बनते थे,
पॉलिटिकल आदमी अप्रोच करता था तब बनते थे। हमने एक क्लिक से जो है ना गलत थे वो कट गए, जो ठीक थे उनको अपने आप बन गए। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई फॉल्ट रह गया तो उसको सुधार की प्रक्रिया जारी है। तीसरी बात, बुढ़ापा पेंशन मिलने से पहले, बढ़ने से पहले चक्कर काटने पड़ा करते मेरी पेंशन बनवा दो। जिस दिन 60 दिन होंगे, 60 साल की उम्र जिस दिन होगी, अपने आप अकाउंट के अंदर उसके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपने बुढ़ापा पेंशन और तमाम जो पेंशनों की, विधवा पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, तमाम चीज़ों की जानकारी। अब बात करें पीपीपी की, आपने जो फैमिली आईडी लागू की नहीं, उसके कारण कितने लोगों की पेंशन कटी, आपको मेरे ख्याल से पूरी जानकारी होगी, आप तो पूरे आंकड़ों पर नजर रखते हैं। कितनी विधवाओं की पेंशन कट गई, कितने जो है बीपीएल राशन कार्ड कट गए, कितने लोगों को जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 6 लाख लोग तो ऐसे हैं जिन्हें आज भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनकी जो है फैमिली आईडी में करेक्शन नहीं हो रही, उनकी फैमिली आईडी तक ठीक नहीं हो रही है। कैसे हम मान ले कि आपकी जो मुहिम है, स्कीमें हैं, वो जनता के लिए लाभ? बहुत अच्छी बात आपने करी, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है। अब आपने बताया कि फैमिली आईडी से जो बने, फैमिली आईडी में जो कमियां रह गई थी उसको हमने दूर करने के लिए अलग से टीम गठित, हर जिले के अंदर 10-10 लोगों की अपॉइंटमेंट की है, वो लोग इसमें लगे हुए हैं। दूसरी बात, आप इसको जो है वहीं पर बैठ करके अटल सेवा केंद्र के अंदर भी दुरुस्त कर सकते हो। अब चलते चलते आपसे ये बात करें कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं पिछले 4-5 महीने से लगातार जनसंवाद कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, लेकिन जहां पहुंचते हैं वहीं बवाल हो जाता है। क्या बात है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वीडियोज भी सामने आते हैं और अक्सर देखा जाता है मुख्यमंत्री का अपने शब्दों पर जो है संयम नहीं है, शब्दों पर विराम नहीं लगा पाते हैं, बोलते बोलते ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसमें बखेड़ा खड़ा होना स्वाभाविक है। विपक्ष को कहीं ना कहीं बैठे बिठाए जो है मसाला मिल जाता है आपके खिलाफ। अभी कल की ही लेटेस्ट एक वीडियो देखी है, उसमें कहते हैं कि आराम से बैठ जाओ, नहीं तो ये जो सिक्योरिटी वाले हैं धक्के मार के निकाल देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को धक्के मार के निकाला जाए, आराम से भी उठा। वो क्या था, यमुनानगर की बता रहे हैं। यमुनानगर में कोई एक कार्यकर्ता, कोई एक व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा था। वो नगर निगम को लेकर के थी, नगर निगम की कोई कंप्लेंट थी, वो बता रहा था। और मुख्यमंत्री जी का सरल स्वभाव ये देखी कि वो आदमी बहस कर रहा था मुख्यमंत्री जी से। सिक्योरिटी वाला, वहीं किसी कार्यकर्ता ने सोचा कि भाई ये सरकारी अधिकारी था, कार्यकर्ता था पार्टी का, मैं मुख्यमंत्री जी से बहस कर रहा, मैं इसे माइक वापिस ले लूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा भाई इसकी बोलने की आज़ादी, उसको आप मत छीनो। उनका जो कहने का भाव था, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, भी इसकी बोलने की आज़ादी है, मैं जनसंवाद के लिए अंदर लोगों की जन समस्याओं को सुनने के लिए आया हूँ, इसको बोलने दे। वो उसको ये कहा था भाई सिक्योरिटी वालों को यही काम है, तुम दूरी बनाओ, इसका काम है, इसको करने दो, ये बोल रहा है तो इसको बोलने दो। उसको सुनने के लिए उन्होंने कहा, न कि लताड़ने के लिए। नहीं, धक्के मारने की बात तो हुई थी उसमें, आपने देखा होगा। ना धक्के मारने की नहीं, उन्होंने कहा भाई आप जो है ना अपना काम करो, इसको अपना काम करने दो, ये बोलेगा तो इसको बोलने दो। और साहब इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज आए हैं। सिरसा के अंदर आपने देखा किस प्रकार जो है किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जो किसान अपनी मांगे, और वो कहते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपनी मांग बताने के लिए आए थे, मिलने के लिए पूछे थे। सिरसा में पहले जनसंवाद, चलो ठीक है। उसके बाद सरपंचों का विरोध देखा गया, महिला सरपंच ने किस प्रकार जो अपनी चुन्नी सर से उतारकर सीएम के पैरों में डाली। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो है नेता आप कुछ जनता की बातें रखने के लिए पहुंचे, उनको वहां से कहा कि राजनीति करने के लिए इनको यहाँ से खदेड़ो, पीटो, भगाओ यहाँ से। हिसार में भी ऐसा ही देखा गया। लोग तो कहते हैं कि अपने चहेतों को तो माइक देते हैं बोलने के लिए, जो सरकार की तारीफों के पुल बांधे, आम जनता की कोई समस्या नहीं सुनी जाती। आपको मैं बता दूं कि जब सरकार, आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टी, उसका तो काम है विरोध करना। हम लगातार वर्षों तक विपक्ष की भूमिका में रहे, पता नहीं कितनी बार हमारे ऊपर लाठी डंडे पड़े। तो ये तो विपक्ष में अगर मान लो कोई हद को क्रॉस करता है तो वो अगर पुलिस वालों ने कुछ कह दिया होगा, हमने भी अपने जो है ना जनहित के मुद्दों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया तो वहाँ लाठीचार्ज हो गई थी, परंतु ये उस समय की तत्कालिक बातें थी। और ये सिरसा वाली जो आप बता रहे हो, ये टोटल और टोटल आम आदमी पार्टी और जो है ना कांग्रेस का इनका प्रोपेगेंडा था। और सरपंचों का पूरे प्रदेश में अगर ऐसा होता तो अब दोबारा हर जगह पर सरपंच बड़े अच्छे से काम करने, और वो जैसे बताया था उसी तरीके से करें, उनके समझ में आ गई। और सर बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, इतना जो है अच्छा समय दिया आपने। थैंक यू प्रिंस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी समय निकाल करके आए, आपका बहुत बहुत आभार जी। हमारे साथ मुकेश गौड़ जी बड़े लंबे समय के साथ चर्चा में जुड़े थे, तो बातचीत लाजमी थी, काफ़ी सारे सवाल थे, सारे सवाल करना भी जो है हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हर नेता से, हर व्यक्ति से पहुंचकर बातचीत करते हैं। जनता के जो सवाल थे वो भी करना लाजमी है, क्योंकि प्रदेश स्तर के जो है पद पर रहे हैं, और फिलहाल भी लगातार जो है निष्ठा भाव से, पूरी जो है श्रद्धा के साथ पार्टी में लगे हुए हैं। कहते हैं कि हमारा अधिकार है 2024 में चुनाव लड़ना, और कहीं ना कहीं पार्टी
जरूर देखेगी अब की बार कि जो युवा वर्ग से, युवा विंग से निकलकर जो लोग आए हुए हैं, जो हमेशा संघर्ष में साथ रहे हैं, उनको मौका मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा, और कहते हैं कि अब की बार हमें भी जरूर मौका मिलेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।